अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ जुनून की एपिसोड 79 का पार्ट 3 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अच्छा जी जनाब, आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने मुझसे जो है रिक्वेस्ट की थी इश्क रोमांचा की। अब जब अगर मैं अपलोड कर रही हूँ तो आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत उस पर थोड़ा आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग जाकर रीड करें जिसने रिक्वेस्ट की थी। और इसके बाद अगर आप लोगों ने इस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया तो मैं नेक्स्ट टाइम जो है आपकी फरमाइश पे कोई भी नावल जो है ना, आपकी रिक्वेस्ट पे कोई भी नावल रीड नहीं करूँगी। तो प्लीज़ आप जाकर उसको देखिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं बहुत ज़्यादा मेहनत और एफर्ट्स अपनी पुट करके और फिर जाकर रिकॉर्डिंग करती हूँ और आप लोग फिर रिस्पॉन्स नहीं देते। तो जाएँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चलें जी स्टार्ट करते हैं। वो अपने बंगले के लॉन में बरसती बारिश में भीग रही थी। बर्फीली बूंदें इसके जिस्म पर जैसे आग की तरह बरस रही थी। वह सितमगर की पसंदीदा स्या नाइटी में मलबूस थी, जिस पर इसकी कुर्ब के गहरे रंग थे। इसकी खुशबू थी। आसमान शाह अपने बड़े से बंगले के लाउंज में ग्लास विंडो के सामने खड़े अपनी इकलौती बेटी मीरम शाह को सर्द बर्फीली बारिश में भीगते देख रहा था। तबरेज खान के जाने के बाद मीरम शाह की यही हालत थी। वो घंटों एक जगह बैठे गैर मरई नुक्ते को घूरती रहती या फिर तबरेज खान को फ़ोन करती रहती जो उठाता नहीं था। यकीनन तबरेज खान को मुकम्मल यकीन था मीरम शाह इसके प्यार में पागल होकर अरशमान शाह से हर बात मनवा लेगी। अरशमान शाह लब खींचे खड़े थे। वो अपनी इकलौती बेटी के लिए आप अपनी तमाम जायदाद वार सकते थे। वो तबरेज खान के नाम कुछ कर भी देते, फिर भी मीरम शाह का अंजाम यही था। वो सब कुछ समेट कर मीरम शाह को अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक देता। अगर बीवी बनाकर रखता तो वो अपनी अय्याशी से बाज कभी ना आता। मीरम शाह सिर्फ इसकी अय्याशी पूरी करने का सामान होती, वो कुछ नहीं जिसे जब चाहे धक्के मारकर अपनी ज़िंदगी से निकाल देता। तबरेज़ खान की मोहब्बत मीरम शाह की कमज़ोरी थी, तो जल्द या बदेर अंजाम यही था। आयुष्मान शाह ने मीरम शाह को देखते गहरा सांस लेते सिगार लबों में दबाया। इस दिन मीरम शाह की न सिर्फ ज़िंदगी बचा ली गई थी, बल्कि इसके बतन में पलने वाली नई ज़िंदगी को भी बचा लिया गया था। तबरेज़ खान के बच्चे की माँ बनने वाली थी। आयुष्मान शाह मीरम को देखते पलटे ही थे कि मीरम घुटनों के बल बैठे आसमान की तरफ देखते हंसियानी चीखें मारना शुरू हो चुकी थी। आसमान शाह मजीद खुद पर जब्त न कर सके, वो तेजी से बाहर लॉन की तरफ बढ़े। बर्फीली बौछार आसमान शाह को भी मुकम्मल भिगो गई थी। बाहर आते ही इन्हें एहसास हुआ सर्दी की शिद्दत कितनी ज्यादा है। वो भीगते हुए मीरम शाह की तरफ बढ़े, जो घुटनों के बल बैठे हंसियानी चीखें मारते अपने गालों को पीटती जा रही थी। मीरम, आसमान शाह से सख्ती से पुकारते हुए मीरम की तरफ बढ़ते इसे बाजू से जकड़े खड़ा कर चुके थे। लीव मी डैड, आई हेट यू। डैड, आई हेट यू। मीरम शाह खुद को छुड़वाते हुए हलक के बल पूरी कुव्वत से चिल्लाई। आसमान शाह जवाबन इसे सड़ निगाहों से घूर कर रह गए थे। मीरम शाह इनकी कमजोरी थी, मगर कभी भी आसमान शाह ने अपनी कमजोरियों को खुद पर गालिब आने नहीं दिया था। तबरेज खान से निकाह करने पर वो मीरम शाह को रोक नहीं सके थे। वो बालिग थे, यहाँ के कानून के मुताबिक वो चाहती तो बगैर निकाह के लिव इन में भी रह सकती थी। इसे रोकने के मिजाज ना थे, इसलिए वो अपनी तमाम जायदाद मीरम शाह के नाम से अपने नाम वापस करवा ली गई थी। वो अपनी खून पसीने की कमाई किसी के हाथों में जाने नहीं देख सकते थे। तबरेज खान की फितरत से वाकिफ हो चुके थे। वो यहाँ किसी अंग्रेज लड़की को भी अपनी सहर अंगेज पर्सनैलिटी के जाल में फंसाए हुए था। क्या डैड, क्या देख रहे हैं मुझे? आप मेरे डैड नहीं हैं। खुदा आप जैसा बाप किसी को ना दे। मीरम शाह हिचकियों से रोते हुए आसमान शाह की गिरफ्त में बुरी तरह फड़फड़ाई थी। आसमान शाह सख्ती से इसे बाजुओं से जकड़े हुए थे। मीरम शाह की गालों पर इसके अपनी ही उंगलियों के निशान देखते वो जब्त की इंतहा पर थे। खुदा तुम जैसी बेटी भी किसी को ना दे, जो कल के आए हुए एक अनजान मर्द के लिए यूं अपने बाप को अजियत दे। न चाहते हुए भी आसमान शाह की आवाज़ भीग चुकी थी। वो मीरम शाह को अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते हुए रुख पलट गए थे। वो नहीं चाहते थे मीरम शाह की आंखों में आंसू देखे मजीद इन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करती, वो जो कितने दिनों से करती आ रही थी। वो स्ट्रेंजर नहीं, मेरा हस्बैंड है डैड, मेरे होने वाले बच्चे का बाप, जिसे आपकी वजह से मैंने खो दिया। डैड, मैं नफरत करती हूँ आपसे, शिद्दत से नफरत करती हूँ। आपको मुझसे ज्यादा ये बैंक बैलेंस प्यारा है। वो आसमान शाह के पुष्ट देखते हंसियाने चिल्लाए, नहीं है मुझे तुमसे प्यार, कुछ भी प्यारा, कुछ भी प्यारा मीरम, मगर तबरेज खान तुम्हारे लायक नहीं था। वो एक गिरा हुआ अय्याश इंसान है। वो सब कुछ तुम्हारी दौलत की वजह से कर रहा था। इसकी मोहब्बत सब छूती थी।
अगर वो सच में तुमसे मोहब्बत करता, मर जाता, तुम्हें छोड़कर न चाहता, कभी तुमसे तुम्हारी जायदाद लेने की बात न करता। आसमान शाह ने मीरम शाह की तरफ पलटते हुए इसे समझाने की कोशिश की, जो वो इतने दिनों से कर रहे थे, मगर वो सुनने को तैयार ही न थी। मीरम शाह पर तबरेज खान की मोहब्बत का जुनून सवार था। वो कुछ सुनने को तैयार होती ही ना थी। झूठ, सब झूठ डैड। वो मजबूर है, इसे पैसों की जरूरत है। इसके पेरेंट्स बेचारे सड़कों पर हैं। बहनों की शादी करनी है इसे। इस पर करोड़ों का कर्ज है। वो ठीक कह रहा था। इस जायदाद पर सिर्फ मेरा हक है। मैं हूँ इकलौती वारिस। आपने क्या करनी है ये जायदाद डैड? मेरा नाम क्यों नहीं कर देते? आप एक सेल्फिश इंसान हैं, सेल्फिश, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले। आई हेट यू डैड। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वो रोते हुए एक लफ्ज पर जोर देते हुए आसमान शाह की आंखों में आंखें डालकर खड़ी थी। आसमान शाह गहरे सांस लेते कर्जदा आंखों से इसे देख रहे थे। इस दिन तो आपने मुझे बचा लिया था, मगर आज नहीं बचा सकेंगे। और मेरी और मेरे बच्चे की मौत के जिम्मेदार आप होंगे, सिर्फ आप। आपकी सजा भी आपको मिलकर रहेगी। वो बेरब्त लफ्जों में बोलते भागते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई थी। मीरम, आसमान शाह चीखे थे। वो सुनी अनसुनी करते भागती जा रही थी। आसमान शाह भी इसके पीछे भागे थे। वो दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल होते आसमान शाह के कमरे में दाखिल होते अंदर से दरवाजा लॉक कर गई थी। मीरम, आसमान शाह दरवाजा खटखटाते हुए चीखे, आई हेट यू डैड। वो मुसलसल रोते हुए लैंडलाइन उठाकर पुलिस को कॉल करने लगी। हेलो ऑफिसर, माय डैड वांट्स टू किल मी, प्लीज सेव मी। मीनम फोन पर रोते हुए रिसीवर क्रैडल पर पटक चुकी थी। बाहर खड़े आसमान शाह सुनते अजियत के इंतहा पर थे। मीनम आसमान शाह की कबर्ड से इनकी पिस्टल निकालते अपनी कनपटी पर रखे दरवाजे की तरफ बढ़ते दरवाजे का लॉक खोल गई थी। मीनम को अपनी कनपटी पर पिस्टल रखे देखते आसमान शाह बुरी तरह बदहवास हुए। पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। वो अपने होशो हवास में नहीं लग रही थी। मीरम मेरी जान, डोंट डू दिस। आसमान शाह की आवाज कांपना शुरू हो चुकी थी। नो डैड, बहुत प्यारा है आपको अपना ये स्टेटस, ये बैंक बैलेंस। मेरे मरने के बाद आप मेरे कत्ल के इल्जाम में जेल चले जाएंगे। ये जायदाद किसके काम आएगी डैड? कुछ नहीं रहेगा आपके पास। वो पागलों की तरह हंसी थी। मीरम, पिस्टल नीचे करो। आसमान शाह ने लड़खड़ाती जुबान में कहा। क्यों डैड? क्यों किया आपने ऐसा? वो मेरी जिंदगी था डैड, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। ये जानते बूझते आपने ये सब किया। वो कहता था आपको मुझसे ज्यादा दौलत प्यारी है, अपना गरूर, अपनी झूठी अना प्यारी है। वो रोते हुए हिचकियों से बोल रही थी। आसमान शाह मुसलसल नफी में सर हिला रहे थे। वो अपनी कजन से शादी कर लेगा डैड। मैं इसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। और सिर्फ मेरा है डैड, सिर्फ मेरा। वो चंद करोड़ के इवज किसी दूसरी औरत का हो जाएगा। आपके लिए ये चंद करोड़ कुछ नहीं है। आप यहाँ के टाइकून हैं। चंद करोड़ भी आप मुझे न दे सके। आई हेट यू डैड। नीरम शाह ने रोते हुए ट्रिगर पर अपनी कांपती उंगलियों का दबाव बढ़ाया। नो मीरम, नो। जो कहोगी मैं करूंगा। आसमान शाह खौफ से चिल्लाए। झूठ डैड, झूठ। वो रोते हुए चीखी थी। तुम पिस्टल नीचे करो, मैं सब कुछ करूंगा जो वो तबरेज चाहता है। आसमान शाह ने मीरम की उंगलियों का दबाव ट्रिगर पर बढ़ते देखते हुए एक सांस में कहा। वो मेरा फोन तक नहीं उठा रहा डैड। वो मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा। आप इसके नाम तमाम जायदाद कर दें, वो फिर मेरे पास वापस आ जाएगा। मीरम शाह ने रोते हुए हिचकी ली। मैं वैसे ही कर दूंगा जैसा तबरेज खान चाहता है। मैं इसे खुद पाकिस्तान लेने जाऊंगा, इसकी हवेली गिरवी से छुड़वाऊंगा, इसकी हर मदद करूंगा, इसे अपने साथ वापस लाऊंगा। मीरम बेयकीनी से आसमान शाह की बातें सुन रही थी। आप सच में इसके पास जाएंगे? मीरम बेराबत बोलते आसमान शाह की तरफ बढ़ी। यस माई जान। आसमान शाह ने इसकी तरफ बढ़ते जल्दी से इससे पिस्टल छीनी। वो आसमान शाह के सीने से लगे रोना शुरू हो चुकी थी। गर्द आसमान शाह के गिर्द नरमी से अपने बाजू लपेटे इसके बालों को चूमने लगी। आप इसे लेकर आएंगे ना डैड? मीरा मुसलसल सवाल करते रोती जा रही थी। मैं ले आऊंगा इसे, आसमान शाह ने मजबूती से कहते मीरम शाह के बालों पर लब रखे। वो अपनी बेटी की दीवानगी के आगे हार चुके थे। वो हर मुमकिन कोशिश पर तबरेज खान को वापस लाने का इरादा रखते थे, चाहे कीमत कोई भी हो। मीरम की जिंदगी के अलावा इन्हें कुछ भी अजीज न था। कबीर खान तबरेज खान से हर ताल्लुक तोड़ चुका था। जो बिजनेस मुश्तरका तौर पर शुरू किया गया था वो अब खत्म हो चुका था। तबरेज खान ने धोखे से कबीर खान से साइन लिए थे। कबीर खान के 2 होटल में से एक होटल तबरेज खान की मलकियत का हो चुका था, जिसमें सारा सरमाया कबीर खान का था। जमीन तक कबीर खान की थी। कबीर खान इस दगाबाजी पर खून के घूंट पीकर रह गया था, मगर इसने तबरेज खान के मुतालिक किसी को कुछ नहीं बताया। दरकजी खानजादा इस वक्त 11 साल का था। वो नहीं चाहता था इसका बेटा बचपन से ही दुश्मनी पाल ले। वो इसे एक आर्मी ऑफिसर बनाना चाहता था। अगर किसी को यह हकीकत पता चलती कि तबरेज खान नीलिमा का पहला शौहर है, बात नीलिमा खानम के किरदार पर आ जाती। इसकी अपनी गैरत पर सवाल उठते। जितने मुंह उतनी बातें होती। नीलिमा खानम बहरमंद की मां ही नहीं थी, कबीर खान के दिल में नीलिमा खानम अपनी प्यार की जोत जगा चुकी थी।
اپنی بے پناہ خوبصورتی اور خدمت گزاری سے وہ کبیر خان کو اپنا اسیر کر چکی تھی، تبھی تو کبیر خان للما خانم کے کمرے میں اس کے پہلے شوہر کو دیکھتے پاگل ہو گیا تھا۔ للما نہ صرف کبیر خان کی غیرت تھی بلکہ اس کا عشق بھی تھی۔ کلثوم خانم کبیر خان کی پہلی بیوی، اس کی پہلی محبت تھی۔ 13 سالہ ازواجی زندگی میں کسی دوسری عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ للما خانم کبیر خان سے نکاح سے پہلے 6 ماہ اپنی بیٹی کے ساتھ کبیر خان کی حویلی میں رہی، تب بھی کبیر خان نے نظر اٹھا کر للما خانم کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ کلثوم خانم کے کینسر کی تشخیص ہونے پر وہ بیمار رہنے لگی۔ للما خانم جو کلثوم کی سہیلی تھی، للما خانم نے ان 6 ماہ کے دوران دن رات کلثوم کی خدمت کی۔ کیمو تھراپی کے دوران ان کی الٹیاں تک صاف کی۔ درخزی خانزادہ اور پری کو ملالہ خان سے زیادہ عزیز رکھا۔ کلثوم خانم تو بستر سے اٹھ تک نہیں سکتی تھی۔ یہ دیکھتے کلثوم خانم نے کبیر خان کو للما خانم سے نکاح کرنے کو کہا۔ کبیر خان یہ نکاح کرنے کو تیار نہ تھا، مگر کلثوم خانم کے مجبور کرنے اور اپنے بچوں کی خاطر یہ نکاح کر لیا۔ للما خانم نے نکاح کے بعد کبیر خان کا دل اپنی خوبصورتی اور تابعداری سے جیت لیا۔ للما خانم کبیر خان کے ایک اشارے پر چلتی تھی، جو وہ کہتے تھے وہی کرتی تھی۔ درخزی اور پریوش کو پہلے سے زیادہ محبت دینے لگے۔ دن رات کلثوم خانم کے پاس رہتی، رات کے آدھے پہر کبیر خان بلاتے تو مسکراتے ہوئے خود کو سنوارتے کبیر خان کی باہوں میں چلی جاتی۔ کبیر خان جب تک چاہتا، جیسے چاہتا اپنا حق لیتا۔ للما خانم ہر صورت کبیر خان کو خوش کرتی تھی۔ بچپن سے اپنے ماموں کے در پر رہتی آئی تھی، جو جوان ہونے پر ان کی بے پناہ خوبصورتی اس کی ممانیوں نے اس پر الزام لگا کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی ان کے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا للما کی خوبصورتی پر گھائل ہو جائے۔ وہ 17 سال کی عمر میں ہی تبریز خان سے ٹکرا گیا تھا۔ تبریز خان نے للما خانم کی خوبصورتی سے گھائل ہوتے اس سے نکاح کیا۔ 1 سال بعد ہی للما کو طلاق دے دی۔ ملالہ خان کو پیٹ میں لیے وہ واپس دوسروں کے سر پر دھکے کھانے کو مجبور ہوئی تھی۔ 4 سال اپنی عزت بچاتے دوسروں کے گھر کی نوکرانی بنی رہی۔ کوئی ٹھکانہ نہ ہونے پر اپنی سہیلی کلثوم کے پاس چلی گئی۔ یہاں عزت محفوظ تھی، دھتکار اور نفرت بھی نہیں تھی، نہ کردار پر تانے بازی ہوتی تھی۔ کبیر خان نظر اٹھا کر نہ دیکھتا تھا۔ کلثوم خانم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی، مگر پھر بھی کبیر خان نے للما خانم کی طرف ایک نگاہ نہیں ڈالی۔ وہ کبیر خان کے اس کردار پر مر مٹی تھی، مگر 6 ماہ کے دوران کوئی غلط حرکت نہ کی تھی۔ کبیر خان کے سامنے نظریں جھکائے ہی رہی تھی، دل سے کلثوم خانم کی خدمت کی، مگر کبیر خان کو پانے کے لیے للما خانم کے راتوں کے سجدے لمبے ہونے لگے۔ للما خانم کو کبیر خان کی صورت میں اپنی مضبوط پناہ گاہ نظر آنے لگی۔ آخر کار خدا نے للما خانم کی سن لی تھی۔ کبیر خان اس کے مقدر میں لکھا گیا تھا۔ کبیر خان سے عزت ملی، محبت ملی۔ ملالہ خان کو کبیر خان نے اپنا نام دیا تو للما خانم درخزی اور پروش کی ماں بن گئی۔ درخزی خانزادہ کا ہر نخرہ اٹھانے لگی، ہر کام کرنے لگی، وہ بھی مورے کرتے اس کے آگے پیچھے پھرنے لگا۔ درخزی للما خانم کو اپنی ماں کی خدمت کرتے دیکھتا، وہ بھی پیشانی پر بل ڈالے بغیر، تو وہ للما خانم سے شدت سے محبت کرنے پر مزید مجبور ہو جاتا۔ 11 سال کی عمر میں سے للما خانم سے عقیدت ہونے لگی تھی۔ کلثوم خانم کی کیمو تھراپی کے بعد کچھ ماہ میں رپورٹس پھر سے ٹھیک نہ آئی تو کبیر خان درخزی اور بہرمند اور للما خانم کے پاس چھوڑ کر کلثوم اور پروش کو لے کر امریکہ چلا گیا۔ پروش کے معاملے میں وہ کسی پر بھی بھروسہ نہ کرتا تھا۔ پروش میں کبیر خان کی جان بستی تھی۔ امریکہ سے واپسی پر کلثوم خانم کی طبیعت بہت بہتر تھی، مگر امریکہ سے واپسی پر یہ سب کچھ ہوگا کبیر خان کو اندازہ نہ تھا۔ کبیر خان راکنگ چیئر پر جھولتے اپنی تیش و عالم پر قابو پا رہا تھا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا، وہ للما خانم کے قریب نہیں کیا تھا۔ وہ للما خانم جس کے آگے پیچھے پھرتی تھی، اس کے ناز نخرے اٹھاتی، اس کا غصہ تک مسکراتے ہوئے سہن کر لیتی تھی۔ رات کو کبیر خان کے پاؤں تک دباتی یا پچھلے 1 ماہ سے کبیر خان کو دیکھتی ہی نگاہیں جھکائے اس کے پاس سے گزر جاتی۔ سب گہری آنکھوں میں نہ شکوہ ہوتا تھا نہ کوئی جذبہ۔ اپنے فرائض وہ پہلے سے زیادہ دل جمی سے ادا کر رہی تھی۔ کلثوم خانم کی خدمت وہ پہلے سے زیادہ کرنے لگی۔ کلثوم خانم کے سامنے ایک ٹانگ پر کھڑی رہتی، بے پناہ دیکھ بھال اور علاج سے کلثوم خانم کی صحت بہت اچھی ہو گئی تھی۔ یہ سب دیکھتے کبیر خان بری طرح جھنجھلا رہا تھا۔ اس کی حویلی جنت تھی۔ للما خانم نے کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا تھا۔ بہرمند سے زیادہ وہ پروش اور درخزی کو چاہتے تھے۔ کبیر خان اس 1 مہینے میں پاگل ہونے لگا۔ تبریز خان للما خانم کی پہلی محبت، پہلا شوہر تھا۔ للما کے کمرے سے نکلا تھا، اعتبار کیسے کرتا وہ للما پر۔ اس وقت وہ بے حد غصے میں تھا، مگر اس کے بعد للما نے تو یقین دلوانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ للما کی طرف سے ایسے اقدامات کا منتظر تھا۔ کبیر خان کو پورا یقین تھا للما اس کے پیر پکڑ کر اسے یقین دلائے گی، کچھ
اپنے شوہر ہونے کا عزم تھا۔ للما خانم کا کوئی نہیں یہ بھی جانتا تھا، مگر اب تبریز یہ سوچتے ہی رگوں میں دوڑتا خون دھڑکنے لگا تھا، للما خانم اگر سچ میں اسے دھوکہ دے رہی تھی تو؟ یہ سوال سوچتے ہی کبیر خان کا وجود آتش گیر مادے کی طرح دہکنے لگا۔ وہ خود کو سنبھالنے کے لیے کلثوم خانم کے قریب رہنے لگا۔ وہ بہت حد تک صحت یاب ہو چکی تھی۔ کچھ کلثوم خانم کبیر خانم کے قریب کی متنائی رہنے لگی تھی۔ بیوی تھی للما خانم کی خوبصورتی جوانی دیکھ کر حسد کا شکار ہونے لگی۔ وہ بن سنور کر کبیر خان کے آگے پیچھے پھرنے لگی تھی۔ کبیر خان کلثوم خانم پر ترس آنے لگا۔ وہ بہت سادہ فطرت کی تھی، للما خانم کی طرح ادائیں نہیں آتی تھی۔ ساری عمر تیل لگاتے کس کر چٹیاں باندھتی آئی تھی۔ ڈھیر سارے پرفیوم چھڑک کر تبت کا پاؤڈر خود پر چھڑکتی تھی۔ یہ لال رنگ کی سرخی کبھی کبھار لگا لیتی تھی، یہی اس کا بناؤ سنگھار ہوتا تھا۔ یہ بھی کرنے میں جھجکتی، مگر کبیر خان اس سادگی پر مرتا تھا۔ نہ کسی دوسری عورت کی اداؤں سے واقف تھا، نہ حق حلال کی صاف ستھری بیوی ملی تھی۔ بچے ہو گئے تھے اور کیا چاہیے تھا؟ للما خانم نے بتایا کہ عورت اس کی خوبصورتی ادائیں ہوتی ہیں۔ للما خانم نے کبیر خان کی قربت میں رسپانس کرتے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کرتے، جو کلثوم خانم نے کبھی نہیں کیا تھا۔ اب کلثوم خانم کے بال تک کیموتھراپی سے بال تک جھڑ چکے تھے۔ عورت تھی تو للما خانم کی خوبصورتی زیادہ کھٹکنے لگتی۔ کبیر خان کلثوم خانم کی دل جوئی کے لیے زیادہ وقت کلثوم کے قریب رہنے لگا۔ للما خانم کو بے رخی بھی تو دکھانی تھی۔ کلثوم خانم زیادہ خوش رہنے لگی کہ کبیر خان کو ابھی بھی اس کے علاوہ دوسری عورت بھاتی رہی۔ کبیر خان کلثوم خانم سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر للما خانم سے عشق کرنے لگا تھا۔ اپنی دونوں بیویاں بے حد عزیز تھی۔ کبھی بھی کلثوم خانم کے ہوتے ہوئے وہ للما خانم کے قریب نہیں گیا تھا۔ وہ محسوس نہ کرے، جب وہ دوائیوں کے زیر اثر سو جاتی تو وہ ہوتا اور للما خانم کی قربت ہوتی۔ گھنٹوں وہ للما خانم کی خوبصورتی اور جوانی میں بہکتے گزار دیتا۔ کبیر خان ایک مہینے بعد خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ دل و دماغ میں شرارے دوڑ رہے تھے۔ تبریز خان کے ساتھ للما ایک کمرے میں تھی۔ تبریز خان کی بات پر اس دن للما خانم نے کوئی جواب بھی تو نہ دیا تھا۔ دل للما خانم کی طرف سے صاف نہیں ہوا تھا، اس لیے اپنی ساری جائیداد درخزی خانزادہ کے نام لکھتی تھی۔ شرط بھی رکھ دی، جب تک درخزی کی اولاد نہیں ہو جاتی وہ تب تک اپنی جائیداد کسی کے نام نہیں کر سکتا۔ اس کی جائیداد پر درخزی خانزادہ کے بچوں کا صرف حق ہوگا۔ غصے اور للما خانم کی بے وفائی نے کبیر خان کے حواس سلب کر دیے تھے۔ اس جائیداد پر بہرمند کا بھی حق ہے۔ وہ سب کچھ بھلا بیٹھا تھا۔ یہ سب کچھ کر کے وہ للما خانم کو سزا دینا چاہتا تھا۔ پرورش کے نام اس لیے کچھ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ زرق کے نکاح میں تھی۔ جب تک طلاق نہ ہو جاتی وہ پرورش کے نام کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے بھی یہ سزا تو صرف للما خانم کو دی تھی۔ کبیر خان اپنی کنپٹی انگلی سے چلاتے ہوئے جائیداد والے ڈاکومنٹس پکڑتے للما خانم کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ للما خانم کو مزید سزا دینی تھی، اسے اس کی اوقات بتانی تھی، اس ایک مہینے کی بے رخی کی سزا بھی تو دینی تھی۔ کبیر خان غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ للما خانم کے کمرے میں داخل ہوا۔ للما خانم کھلے بالوں کے ساتھ سیاہ پٹھانی فراک میں ملبوس مرر کے آگے کھڑی اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ کبیر خان کے خون میں شرارے دوڑے تھے۔ ایک مہینے سے وہ للما خانم کے قریب نہیں آیا تھا تو پھر وہ کیوں اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی؟ للما خانم اتنی خوبصورت تھی کہ وہ سادگی میں بھی غضب ڈھاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے وہ بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ مرد کے دل میں عورت کے لیے ایک بار دراڑ آ جائے تو مشکل سے ہی بھرتی ہے۔ تبریز والے معاملے کے بعد کبیر خان للما خانم کی ہر بات سے جلنے لگتا تھا۔ اس وقت للما کا بالوں میں برش کرنا بری طرح چبھا تھا۔ للما خانم کا کمرہ تھا کبیر خان نے بدل دیا تھا، جس میں کوئی کھڑکی نہ تھی۔ وہ 24 گھنٹے للما خانم پر نظر رکھنے لگا تھا۔ للما خانم کبیر خان کو کمرے میں دیکھ کر سپاٹ انداز میں اپنا دوپٹہ بیڈ سے اٹھائے اپنے سر پر اوڑھ گئی۔ اس وقت تو کمرے میں اکیلی تھی۔ بہرمند 6 سالہ ملالہ خان کے پاس تھا۔ کبیر خان کی بے رخی کی سزا وہ ملالہ خان کو دے رہی تھی۔ ملالہ خان زہریلے تبریز خان کی بیٹی تھی۔ جب گود میں تھی تب بھی وہ اسے بے حد مارتی تھی۔ راتوں کو چیختے ہوئے ملالہ خان کے گالوں کو داغنے لگ جاتی تھی۔ وہ بلک بلک کر روتے اپنی سانسیں بند کر لیتی۔ للما خانم اس کی موت کی دعائیں مانگنے لگتی۔ تبریز خان اس کے وجود سے انکاری تھا، ایسے میں وہ ہر روز ملالہ خان کی موت کی دعائیں مانگتی۔ آج کل بھی 6 سالہ ملالہ خان پر سارا غصہ اترتا۔ تبریز خان اس کے وجود سے انکاری تھا، ایسے میں وہ ہر روز ملالہ خان کی موت کی دعائیں مانگتی۔ آج کل بھی 6 سالہ ملالہ خان پر سارا غصہ اترتا۔ بہرمند کو بھی ملالہ خان سنبھالتی۔ ذرا سی غلطی پر للما خانم روتے ہوئے ملالہ خان کو پیٹ کر رکھ دیتی تھی۔ کبیر خان للما خانم کی زندگی تھا اور یہ حویلی
पनाह गाह। कबीर खान को ये आसरा छूटने के खौफ से वो दिन रात रोती थी, मगर इस बार कबीर खान के आगे झुकी नहीं थी। दिल ही नहीं माना था। वो अपने किरदार का यकीन दिलाते दिल बुरी तरह टूटा था। पूरी सच्चाई ईमानदारी से कबीर खान की जिंदगी में दाखिल हुई थी, बल्कि खुदा से ये पाक साफ मर्द रातों को सजदे में रोते हुए मांगा था। मगर कबीर खान के शक ने इसे बेहद तकलीफ पहुंचाई थी। कबीर खान की एक महीने की बेरुखी इसे अंदर तक तोड़ चुकी थी। वो तो कहता था वो एक पल भी इसके बगैर नहीं रह सकता। अमेरिका से भी फोन करते घंटों बात करता, स्काइप के थ्रू कंप्यूटर पर वीडियो कॉल भी करता, इसे मुस्कुराते हुए देखता रहता था, बेहद मोहब्बत का इजहार करता था। सिर्फ गुर्बत के लम्हात में ही नहीं, मोहब्बत करता था। किचन में खड़े होकर ललमा खानम के साथ काम करवाकर मोहब्बत का इजहार करता था। इसके करीब खड़े होकर इसके बालों को चूमते मोहब्बत का इजहार करता था। इसे जगह जगह अपने सीने से लगाकर मोहब्बत का इजहार करता था। दरखज़ई परिवेश को संभालने पर इसके कदमों में बैठते, इसके घुटनों को चूमते, जो शुक्रिया अदा करते मोहब्बत का इजहार करता था। कुलसुम खानम की खिदमत गुजारी करने पर इसकी हथेलियां चूमते इसे एक अजीम औरत कहता, तो वो कैसे ना इस मर्द की असीर होती। मगर कबीर खान के शक ने लिलमा खानम को आसमान से जमीन पर पटका था। इतनी बुरी तरह टूटी थी लिलमा खानम। कबीर खान को देखते सपाट अंदाज से बिछी हुई बेडशीट को उतारते फिर से बिछा गए थे। कबीर खान लिलमा खानम के अंदाज देखते भर भर जल उठा था। वो लिलमा खानम की तरफ बढ़ते इसे बाजू से जकड़े अपने मुकाबल कर गया था। ललिमा खानम कबीर खान के चौड़े सीने से आन टकराई थी। कबीर खान ने हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट्स ललिमा खानम के मुंह पर दे मारे। इसी जायदाद के लिए तुम मेरी बेटी की जिंदगी के साथ खेल रही थी, मगर अफसोस अब तुम्हारे किसी काम की नहीं। अपनी जायदाद में बेफजी खानजादा के नाम लिख चुका हूँ। कबीर खान गुस्से से गुर्रा रहा था। ललिमा खानम की आंखें भीग उठी थी, मगर इसने एक लफ्ज भी आज मुंह से नहीं निकाला था। कबीर खान ललिमा खानम की खामोशी पर सीख पा हुआ। वो सिर्फ ललिमा खानम के लबों से माफी का लफ्ज सुनना चाहता था। वो चाहता था ललिमा खानम से अपनी वफा, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाए। कबीर खान की बाहों में कैद ललिमा खानम अपनी मोहब्बत का बेहद यकीन दिलाती थी। जरा सी नाराजगी पर कदमों में झुक जाती थी। वो इतना कुछ होने के बावजूद आज यूं तन कर खड़ी थी। ललिमा। कबीर खान फूलती सांसों के साथ इसका नाम पुकारते दहाड़ा इसकी खामोशी और सपाटपन पर कबीर खान का खून उबलने लगा था। क्या खान? लिलमा खानम ने कबीर खान की दहाड़ पर डरते हुए सिसकी ली। बंद करो ये रोना, बेवफा औरत। मेरे साथ दगा किया, मेरे साथ, वो भी इस घटिया इंसान के लिए। वो तुम्हारी पहली मोहब्बत था। मुझे तो तुम कहती आई हो मोहब्बत से इश्क कर, मुझसे इश्क करती हो। कबीर खान दहकते लहजे में सवाल करने लगा। लिलमा खानम लब दांतों तले दबाए खामोश हो गई थी। दिल ने किया था कबीर खान को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाए। फितरतन जिद्दी औरत थी, ये तो हालात ने इसे ऐसा बना दिया था। वो लम्हों में झुक जाती थी, आज जिद्दी फितरत गालिब आ गई थी। मगर इस बार किरदार पर चोट इस इंसान की तरफ से पड़ी थी जिससे वो इश्क करती थी, इसलिए तकलीफ शिद्दत की थी। अब टूट जाना था, मगर झुकना नहीं था। इस एक महीने में वो जहनी तौर पर खुद को तैयार कर चुकी थी। अगर कबीर खान छोड़ देता तो वो मलाला को खुद को जहर देते, ये दुनिया छोड़ देती। कबीर खान की सांसें दहक रही थी। वो पागल हो रहा था लिलमा खानम की खामोशी पर। इसके पास जाना चाहती हो? कबीर खान ने दिमाग की भड़कती रगों के साथ सवाल डाला। नहीं। लिलमा खानम ने निगाहें झुकाए सिसकी दी। जा भी नहीं सकती। वो बेगैरत था जिसने तुम्हें छोड़ दिया। मैं अपनी बीवी, अपने बेटे की माँ को कभी नहीं छोड़ सकता। कबीर खान ने लिलमा खानम के चेहरे पर सुलगती सांसें छोड़ते लफ्ज चबाए। लिलमा खानम की आंखों से झरना बहने लगा था। मुकाबिल ने गुस्से में बीवी बहरमन को अपना बेटा कहा था। तबरेज खान को के साथ बंद कमरे में देखकर अपने फोन को अपना ही कहा। वो कैसे इस बगारत तबरेज के पास जा सकती थी, जिसने इसके पेट में ही मलाला खान को अपना मानने से इनकार कर दिया था। ललिमा खानम का दिल किया था कबीर खान के सीने से लिपटे रोने लगे, मगर एक बीवी की अना खुददारी ने ऐसा न करने दिया। मुकाबिल ने इसके किरदार पर सवाल उठाया था। एक बीवी इतनी जल्दी कैसे माफ कर सकती थी भला? वो पहली बार कबीर खान को शर्मसार देखना चाहती थी। अपने लफ्जों पर कबीर खान लिलमा खानम की खामोशी पर लब खींचते इसे बेड पर ढकेल दिया। लिलमा खानम मूंदे मुंह बेड पर गिरी थी। लिलमा खानम अपनी सिसकियां रोकते दबी आवाज में रोने लगी। लिलमा खानम की बैकलेस देखते कबीर खान ने आंखें लाल हुई थी। परिविश के निकाह पर भी लिलमा खानम ने बैकलेस फ्रॉक पहनी थी। कितनी खूबसूरत लग रही थी लिलमा खानम। ऐसी ड्रेसिंग कबीर खान की ख्वाहिश पर कर पहनती थी। सारा दिन बड़ी सी चादर खुद पर ओढ़ कर रखती। कबीर खान सबसे छुपकर भी पिलर के पीछे खींचते, बैग पर उंगलियां फेरते शरारतें करता। कभी किसी कमरे में खींच लेता। कबीर खान की गुस्ताख शरारतों पर लिलमा खानम सारा दिन गुलाब की तरह सुर्ख मुस्कुराती रहती थी। कबीर खान का दिमाग लिलमा खानम की बैकलेस देखते भड़क उठा था। वो लिलमा खानम की बैग पर झुकते इस पर हावी हुआ। आइंदा मुझे बेशरम औरतों वाले लिबास में न नजर न आओ।
तुम अब से सर से पैर तक ढकी मुझे नजर आओ। अब कमरे में भी इस तरह के लिबास पहनी मत मिलो। तुम जैसी औरतें बंद कमरे में भी फरार का रास्ता ढूंढ लेती हैं। कबीर खान गुर्राते हुए इसकी फ्रॉक पीछे से चाक कर गया था। ललिमा खानम अपने लहू पर हाथ जमाए अपने जख्मी सिसकारियों पर काबू पाने लगी। वो फिर से इसके किरदार पर वार कर रहा था। कबीर खानम गुस्से से इसकी दूधिया कमर पर दांत गाड़ने लगा। ललिमा खानम अब सिसकारियों को न दबा सकी। कबीर खान इसके जिस्म का हर पर्दा रिमूव करते इसे अपने बदन का हिस्सा बना गया था। ललिमा खानम पर वो बेरहमी से अपनी शिद्दतें ढाने लगा। ललिमा खानम की चीखों पर वो इसके लहू पर सख्ती से हाथ जमा गया था। वो अपनी शिद्दतों में तेजी लाते इसके कंधों से जकड़े सीधा कर गया था। ललिमा खानम से सकते हुए गुलाबी शिकवा किना निगाहों से कबीर खान को देखने लगी थी। कबीर खान इन शिकवा किना निगाहों पर अपनी निगाहें चुरा गया। इसी लम्हे वो रुकते हुए ललिमा खानम को जवाबन शिकवा किना निगाहों से देखने लगा। वो अपनी सफाई में आकर क्यों नहीं कुछ कह रही थी, क्यों नहीं अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रही थी। वो मर्द था मगर मुकाबले की बेवफाई का सोचते ही अंदर से टूट गया था। ललिमा खानम की खामोशी पर कबीर खान अपने हवास खोते जुनूनी हुआ था। ललिमा खानम अब बेहिस बनी कबीर खान की शिद्दतें सह रही थी। ना कोई सिसकी ना आह। इससे कहीं ज्यादा कबीर खान का जुनून अपने बदन पर सह चुकी थी। मगर आज का कबीर खान का जुनून लम्स इसे गर्म नहीं कर रहा था, बल्कि बर्फ की तरह जमा रहा था। वो बर्फ की औरत बन रही थी। कबीर खान ललिमा खानम के टूटे बिखरे वजूद को बाहों में ले सो रहा था। दरवाजा धड़ धड़ बजने पर कबीर खान ललिमा खानम को अपनी बाहों से आजाद कर गया। सुबह की सफेदी निकल आई थी। कबीर खान ने जल्दी से अपनी शर्ट पहनी थी। ललिमा खानम ने अपनी फ्रॉक पहनते अपनी बड़ी सी चादर को ऊपर ओढ़ गई थी। कबीर खान ने बेड से उठते दरवाजा खोला। बाहर 11 साल दरखजी खड़ा रहा था। आंखें बेतहाशा सुर्ख थी। वो हिस्सों से रो रहा था, क्या हुआ बाबा की जान। कबीर खान दरखजी की हालत देखते तड़प कर रह गया। बाबा मोरे। इसके आगे वो बोल नहीं सका। कबीर खान भागते हुए कुलसुम खानम के कमरे की तरफ बढ़ा। ललिमा खानम भी जल्दी से कुलसुम खानम के कमरे की तरफ बढ़ी थी। कबीर खान कमरे में दाखिल हुआ तो कुलसुम खानम बेड पर बेहाल से पड़ी थी। वो वॉमिटिंग करते बदहाल हो चुकी थी। खानम मेरी जान क्या हुआ। कबीर खान तड़पते हुए कुलसुम की तरफ बढ़ा। वो कबीर खान का हाथ थामते रोना शुरू हो चुकी थी। अपनी बीमारी से वो अब तंग आ चुकी थी। ललिमा खानम कमरे में आते बड़े से कपड़े से फर्श साफ करने लगी। कबीर खान ये देखते शर्मिंदा हुआ था। रात के सलूक के बाद भी वो ये सब कर रही थी। कमरे में बहुत बदबू फैली थी। लिलमा बिना किसी नागवारी से फर्श साफ कर रही थी। दरकजी और परिवेश पास खड़े रोते जा रहे थे। तुम लोग सब जाओ कमरे से बाहर। कबीर खान ने दबदबाई आवाज में हुक्म दिया। ललिमा खानम कबीर और परिवेश के हाथ पकड़े कमरे से जा चुकी थी। कबीर खान ने कुलसुम खानम के कपड़े बदलते इन पर बड़ी सी चादर उड़ाई से अपने बाजू के हल्के में लिए वो बाहर गाड़ी की तरफ बढ़े। बाबा मैं भी आपके साथ जाऊंगी। परिवेश रोते हुए कबीर खान की तरफ बढ़ी। कबीर खान ने कुलसुम खानम को अगली सीट पर बिठाया। परवेश का माथा चूमते इसे पिछली सीट पर बिठाया। दरकसी खानजादा ललिमा खानम के साथ चुपके हिचकियों से रोता जा रहा था। वो बहुत शिद्दत से अपनी मूरे से मोहब्बत करता था। कबीर खान ने गाड़ी में बैठते ललिमा खानम और दरकसी खानजादा को देखा। कबीर खान को अजीब सा एहसास हुआ था। दिल शिद्दत से अजीब से खौफ से धड़क रहा था, जैसे वह आज आखिरी मर्तबा ललिमा और दरकसी खानजादा को देख रहा हो। कबीर खान दरकजी की तरफ बढ़ा। दरकजी कबीर खान की टांगों से लिपटते रोने लगा। कबीर खान घुटनों के बल बैठते हुए दरकजी खानजादा के दोनों हाथ पकड़ गया था। अब तुम बड़े हो चुके हो दरकजी। मेरे बाद तुम्हारे भाई बहरमंद और तुम्हारी मोरे लिलमा की जिम्मेदारी तुम पर है। इन्हें कभी ना छोड़ना। कबीर खान दरकजी से दबदबाई आवाज से कह रहा था। कबीर खान की बात पर लिलमा खानम का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ा था, मगर वो खुद पर बेहिसी की चादर ओढ़े सपाट सा चेहरा लिए खड़ी थी। मैं नहीं रखूंगा, आप रखोगे। दरकजी खानजादा हिचकियों से रोने लगा। मैं भी रखूंगा मगर तुम भी रखोगे। वादा करो तुम कभी अपने मोरे और अपने भाइयों को नहीं छोड़ोगे। कबीर खान ने आंखें शिद्दत से नम हुई थी। रखूंगा बाबा रखूंगा। दरकजी जारो कतार रोने लगा। कबीर खान नम सा मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। कबीर खान ने दरकजी की पेशानी चूमी थी। नहीं बाबा, आपके बिना मैं मर जाऊंगा। ऐसे मत कहो। दरकजी की हिचकियां बढ़ने लगी। मुझे कुछ नहीं होगा तो मैं आर्मी ऑफिसर बनते देखूंगा। कबीर खान ने दरकजी खानजादा को सलूट मारा था। जवाबन दरकजी खानजादा ने भी रोते हुए सलूट मारा था। दोनों बाप बेटा ऐसे एक दूसरे को सलूट मारते रहते थे, मगर आज पहली बार रोते हुए सलूट मार रहे थे। कबीर खान नीलिमा खानम को गहरी निगाहों से देखते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। दिल कह रहा था नीलिमा खानम को एक बार शिद्दत से अपने सीने से लगाते रात के अमल की माफी मांग दे, मगर मर्दाना अना आड़े आ गई थी। लेकिन दिल बहुत बुरी तरह धड़क रहा था। वो गाड़ी की तरफ बढ़ते ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलते पलटा था। नीलिमा खानम जो कबीर खान की चौड़ी पुर्ज को नम निगाहों से देखते आयतुल कुर्सी पढ़ते दम कर रही थी। वो कबीर खान के पलटने पर बेरुखी से मुंह फेर गई थी। कबीर खान गर्दन में गिलटी भरकर
गिल्टी उभरती के साथ गाड़ी में बैठ चुका था। निरमा कपकपाते लबों के साथ कबीर खान की सलामती की दुआएं मांगने लगी। गाड़ी चलने लगी थी। दरवाजे भागते हुए अंदर की जानिब बढ़ा। वो लम्हों में भागते हुए बाहर वापस आया। इसके हाथ में परिविश की फेवरेट डॉल थी, जो वो हर वक्त अपने पास रखती थी। वो शीशे से अपनी डॉल देखते, क्लैपिंग करते और चलने लगी। कबीर खान ये देखते हंसते हुए गाड़ी की स्पीड आहिस्ता करते। परिविश के साइड वाला शीशा नीचे कर गया। लाला, मेरी मेरी डॉल दो। परिविश खिड़की से चेहरा निकालते बोली। दरखेजे में भागते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ते वो डॉल परिविश को पकड़ाई। परिविश वो डॉल पकड़े बेहद खुश हो रही थी। मेरी डॉल अपनी डॉल का ख्याल रखता। दरखेजे खानजादा ने रोते हुए परिविश के गाल पर पड़ने वाले डिंपल पर उंगली रखी। रखूंगी लाला, मेरे खिलौनों के साथ बहरमंद और मलाला को खेलने न देना, वो मेरे हैं। वो दरखेजी खानजादा का हाथ पकड़े वादा लेने लगी। दरखेजी खानजादा बाजू से अपनी आंखें रगड़ते हंस पड़ा था। कबीर खान गाड़ी की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने लगा। परिवेश और दरखेजी का हाथ एक दूसरे की गिरफ्त से छूट गया था। दरखेजी रोते हुए गाड़ी के गेट से निकलते देख रहा था। कबीर खान ने गाड़ी गेट से बाहर निकालते कुलसुम खानम के भाई नूरेज खान को कॉल मिलाई। अस्पताल में कुलसुम खानम के पास कोई औरत होनी चाहिए थी। नूरेज खान की बीवी तूबा खानम का होना जरूरी था। वैसे भी नूरेज खान अपनी बहन के साथ अस्पताल जरूर जाता था। वो लोग अस्पताल से बाहर आ रहे थे। रात सर्द और नम थी। पहाड़ों पर अंधेरा उतर आया था। गाड़ी ऊंची नीचे सड़कों पर डोल रही थी। गाड़ी में गंभीर खामोशी छाई थी। सिर्फ परिवेश की हंसी गूंज रही थी। वो अपनी डॉल के साथ खेल रही थी। पिछली सीट पर कुलसुम खानम और तूबा खानम और परिवेश विराजमान थे। अगली सीट पर कबीर खान और नूरेज खान बैठे थे। कबीर खान के चेहरे पर शर्मिंदगी के असरात थे। चेहरा बेहद सुर्ख था और नूरेज खान से निगाहें मिलाने के काबिल न रहा था। नूरेज खान के चेहरे पर शदीद सुर्खियां घुली हुई थी। वो कबीर खान को देख भी नहीं रहा था। पीछे बैठी कुलसुम खानम भी निगाहें झुकाए निढाल बैठी, जर्द चेहरा था। कबीर खान जब दांतों तले दबाए बैठ के मिरर से कुलसुम खानम को देख रहा था। कबीर खान का दिल जैसे डूब रहा था। कुलसुम खानम माँ बनने वाली थी। पता नहीं कैसे कबीर खान से गलती हो गई। वो तो सिर्फ कुलसुम खानम के करीब दिलजोई अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए गया था। अमेरिका से वापसी पर कुलसुम खानम की तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। वो बिल्कुल सेहतमंद हो गई थी। रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छी थी। वो कुलसुम खानम की मोहब्बत में इसके करीब गया था, मगर तमाम तरह एहतियात के बावजूद कुलसुम खानम उम्मीद से हो गई। डॉक्टर ने प्रेगनेंसी कुलसुम खानम की जिंदगी के लिए खतरनाक करार दी थी और इस्तेकात हमल भी नुकसानदा था। वो अभी भी काफ़ी साल जी सकती थी, मगर ये प्रेगनेंसी कुलसुम खानम की जिंदगी के लिए खतरनाक साबित होनी थी। कुलसुम खानम सादा लोग औरत थी। वो ये हमल जाया करने को तैयार न थी। खुदा नाराज होगा, हम इस बच्चे को नहीं मारेगा, यही बार बार कहते अस्पताल में रोते जा रही थी। कबीर खान ये देखते ज्यादा शर्मिंदा हो रहे थे। अब वापसी पर सभी खामोश और दुखी थे। अरहाम खानजादा के वालिद नूरेज खान बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त कर बैठे थे। कबीर खान से एहतराम और इज्जत का रिश्ता था, वरना नूरेज खान का दिल कर रहा था कबीर खान की जान ले ले, जिसकी वजह से उनकी बहन की जान दाव पर लग चुकी थी। गाड़ी में गंभीर खामोशी और उदासी की गहरी रमक बढ़ती जा रही थी। रात गहरी और स्याह थी। वो लोग जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। इतराफ में बुलंद व बांग पहाड़ और गहरी खाइयां थी। मुझे मुझे टॉयलेट जाना है, परिविश ने पेट पर हाथ रखते कहा। कबीर खान ये सुनते गाड़ी रोक चुके थे। हवेली अभी बहुत दूर थी। परिवेश पेट पर हाथ रखे ऊंचा ऊंचा रोने लगी थी। कबीर खान गाड़ी रोकते नीचे उतरा। पिछली सीट का दरवाजा खोलते परिवेश को उतारा। परिवेश अपनी डॉल पकड़े गाड़ी से उतरी थी। कबीर खान इसका हाथ पकड़े पास ही जंगल की तरफ बढ़ा, एक दरख्त के पास जाने को कहा। परिवेश अपनी डॉल कबीर खान को पकड़ाए दरख्त की ओट में हो गई। एकदम फिजा गोलियों की गूंज से थरथरा उठी थी। कबीर खान अपनी गाड़ी की तरफ भागा था। दो तीन नकाबपोश गाड़ी में बैठे नूरेज खान को सीने में गोलियां उतार चुके थे। कबीर खान भागते हुए कुलसुम खानम की तरफ बढ़ने लगा। इसे भी इसी लम्हे गोलियों से भून डाला था। कबीर खान की दिलखराश चीखें गूंजने लगी। वो तड़पते हुए नीचे जमीन पर गिर पड़ा। परिवेश दरख्त के पीछे छुपे कांपते हुए ये सब देख रही थी। कबीर खान के पास इसकी डॉल पड़ी थी, जो कबीर खान के खून से रंग चुकी थी। कबीर खान जमीन में पड़ा बुरी तरह तड़प रहा था। गाड़ी के अंदर से तूबा खानम और कुलसुम खानम की चीखें गूंज रही थी। ऐसी आहें, ऐसी फरियादें गूंज रही थी कि परिवेश के कान के पर्दे फटने लगे थे। इनमें से एक नकाबपोश पिछली सीट की तरफ बढ़ा। इसकी जैतूनी सब्जी माइल आंखें दरिंदगी से बढ़ी थी भरी थी। परिवेश को इन आंखों से बेहद खौफ आया था। तूबा खानम को गोलियों से भूनते वो इंसान कुलसुम खानम की तरफ बढ़ा। हमको मत मारो, हम माँ बनने वाला है। कुलसुम खानम पेट पर हाथ रखते फरियादी लहजे में चीखी। वो दरिंदा हंसते हुए कुलसुम खानम को भी गोलियों से अब्दी नींद सुला गया। परिवेश रोते हुए कांपती जा रही थी। इस दरिंदे ने सबको मौत के घाट उतारते अपना नकाब उतारा। तबरेज अंकल, परिवेश के लब कपकपाए थे। आंखें खौफ और बेयकीनी से फैली थी।
वो 3 लोग कबीर खान को घसीट कर गाड़ी में डालते गाड़ी में पेट्रोल छिड़कने लगे। वो लोग गाड़ी को धक्का लगाए खाई की तरफ बढ़ने लगे। गाड़ी को खाई की तरफ धकेलते गाड़ी के अंदर हाथ में पकड़ी लालटेन फेंकी थी। एकदम गाड़ी के अंदर धमाका हुआ। आग ही आग की गाड़ी खाई में जा गिरी। परिवेश मुंह पर हाथ रखते दरख्त के साथ बैठती चली गई थी। सड़क की दूसरी तरफ खामोशी छाई थी। वो लोग चले गए थे कि वो नहीं जानती थी। जिस इसके उनसे रोते जा रही थी। रात मजीद गहरी होने लगी। वो दरख्त के पीछे चुपकी बैठी थी। दरख्त से रेंगते कीड़े मकोड़े से काटने लगे। वो भी फिर भी साकत से बैठी रही। जंगल में खौफनाक दरिंदों की दहाड़ सुनाई दे रही थी। वो एकदम उठते भागने लगी। पैरों से जूता निकल चुका था। पत्थर इसके पाँव में चुभने लगे। मुरे बाबा, वो रोती जाती और भागती जाती। वो मुंह के बल किसी छोटे से गड्ढे में गिर चुकी थी। पेशानी नाक से खून बहने लगा। वो रोते हुए इस खाई में साकत बैठी बैठी थी। इसकी मासूम आंखों में खौफ ही खौफ था। यहाँ भी कीड़े मकोड़े से काटने लगी। मोरे बाबा, वो सिसकते हुए रोते जा रही थी। इसे इस जंगल से बेहद खौफ आ रहा था। आज की रात बीत ही ना रही थी। इतनी लंबी रात तो 5 साल परिवेश को कभी ना लगी थी। इसकी शराबी आंखों में दरिंदे का चेहरा जमकर रह गया था। वो कभी ये भयानक रात को वो दरिंदा नहीं भूल सकती थी। वह हिचकियां भरते घुटनों में चेहरा छुपा गई थी। इस भयानक मंजर और रात का गवाह सिर्फ परिवेश ही नहीं, कोई और भी था। वो था अशफान शाह, जो मीरम शाह के लिए पाकिस्तान आ गया था। तबरेज खान से मिलने से पहले वो इसकी दरिंदगी अपनी आंखों से देख चुका था। तबरेज खान को वो एक गाड़ी में 2 नकाबपोश के साथ बैठे देख चुका था। अशमान शाह मशकूक होते तबरेज खान का बहुत मोहतात होते पीछा करने लगा। जो देखा वो इनके होश उड़ा चुका था। तबरेज खान तो इनकी सोच से ज्यादा शैतान निकला था। तबरेज खान तो अपनी दरिंदगी ढाते वहां से निकल चुका था, मगर अशमान शाह तो मुजस्सम हो चुके थे, खौफजदा भी हो चुके थे। अगर तबरेज खान को भनक पड़ जाती तो वो इसे भी मार देता। वो मीरम शाह के लिए खौफजदा हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि इनके बाद ये दरिंदे मीरम की जिंदगी में वापस आए। सुबह की सफेदी अरशमान शाह की गाड़ी जगह पर आकर रुकी जहां यह हादसा हुआ था। सड़क पर खून आलूद डॉल पड़ी देखकर वो गाड़ी से उतरते हुए इस डॉल की तरफ बढ़े। इस डॉल को उठाकर वो आगे बढ़े थे कि इन्हें एक छोटी सी बच्ची का जूता नजर आया। अरशमान शाह अपनी छठी हिस्स से मजबूर होते एहतियात से आगे कदम रखने लगे। आगे बढ़ते ही खड्डे से इन्हें सिसकने की आवाजें आई तो अरशमान शाह तेजी से खड्डे की तरफ बढ़े। वहां एक छोटी सी बच्ची को रोते देखते हुए खड्डे में कूद गई। परिवेश इन्हें देखते खौफ से चीखने मारने लगी। परिवेश के कपड़े कीड़ों मकोड़ों के काटने की जगह जगह से फट चुके थे। चेहरा गर्दन सुर्ख धब्बे पड़े थे। बहुत से कीड़े मकोड़े इसके साथ चिपके थे। आसमान शाह परिवेश को अपने साथ लिपटा गए। मोरे बाबा को मार दिया, तबरेज अंकल ने मार दिया। वो टूटे लफ्जों से बोलती रोती जा रही थी। आसमान शाह ने आंखों से इसे सीने से लगाए से खड्डे से बाहर ले आए। परिवेश अपनी डॉल देखते रोते हुए इसकी तरफ बढ़ी। बाबा का खून वो डॉल को सीने से लगाए रोती जा रही थी। आसमान शाह इसे गोद में उठाए अपनी गाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ गए थे। आसमान शाह 2 दिन से पाकिस्तान में ही थे। परिवेश इनके साथ थी। वो बुखार से बुरी तरह तप रही थी। वो लाहौर में अपने दोस्त के एक बंगले पर ठहरे थे। आसमान शाह परिवेश को यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, ना इसे इसके घर वालों के हवाले कर सकते थे। इन्हें इन्होंने अपने असरो शौक से पता करवाया था तो पता चला कि एक सौतेली माँ और 11 साल भाई था। अगर वो परिवेश को इन लोगों के हवाले करता तो तबरेज खान ये जानते कि परिवेश ने यह हादसा देखा है तो वो कैसे भी कर कर मार देता। आयुष्मान शाह अपने असरो शौक ताकत पैसे से परिवेश के तमाम फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए, इसे अपने साथ लिए कैलिफोर्निया आ गए। डैड, ये क्या कह रहे हैं? मीरम शाह चीखी थी। मीरम वो इंसान नहीं, दरिंदा है। इसकी जिंदगी में इसकी दरिंदगी में अपनी आंखों से देख चुका हूँ। आसमान शाह अपने बंगले के लाउंज में खड़े मीरम शाह से मुखातिब थे। परिवेश खौफजदा निगाहों से मीरम शाह और सुल्तान शाह को देख रही थी। माँ बाप भाई सब जुदा हो गए थे। अनजान मुल्क में अनजान लोगों के साथ थी। वो रात याद करते बैठे बिठाए चीखें मारने लगी थी। अभी भी वो थर थर कांप रही थी। आप चाहते नहीं थे कि तबरेज खान मेरी जिंदगी में वापस आए, इसलिए झूठी कहानी गढ़ रहे हैं। इनफैक्ट आप पाकिस्तान गए ही नहीं। मीरम शाह चीखते हुए हंसियानी रोने लगी थी। पिछले 3 माह से वो तबरेज खान से दूर थी। वो इसके बगैर नहीं रह सकती थी। वो जितना इसे भूलने की कोशिश करती वो इतना याद आता था। अरजमान शाह एक खुदगर्ज पाप लगता था जिसे अपनी दौलत से गर्ज था। तबरेज खान निकाह से पहले और निकाह के बाद अरजमान शाह के खिलाफ मीरम की ब्रेन वॉशिंग कर चुका था। मीरम शाह को सिर्फ अरजमान शाह की ही गलत लग रहा था। कुछ फिजिकल ऐसी कंडीशन थी, वो जहनी बीमार लगने लगी थी। तबरेज खान के इश्क में पागल हो चुकी थी। अभी भी वो चीखें मार मार कर रो रही थी। हाँ, नहीं चाहता मैं वो तबरेज खान तुम्हारी जिंदगी में वापस आए, इसलिए अब हर मुमकिन कोशिश करूंगा इसे तुम्हारी जिंदगी से निकालने के लिए। इसे तुम्हारी तलाक करवाऊंगा। आसमान शाह भी जवाब में चीख रहा था, आई हेट यू डैड, आई हेट यू। मीरम शाह चीखते हुए सीढ़ियां चढ़ते अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। 5 मिनट बाद एक फायर की आवाज आई। आसमान शाह दिल पर हाथ रखते भागते हुए ऊपर की जानिब बढ़े।
बाबा मोरे। परिवेश चीखते हुए आसमान शाह के पीछे भागी थी। आसमान शाह मीरम शाह के कमरे में दाखिल हुए तो वो खून से लथपथ साकत जमीन पर पड़ी थी। इसके पास इनके पिस्टल पड़ी थी। आसमान शाह साकत से इसके पास बैठ चुके थे। वो अपनी पिस्टल लॉकर में रख कर गए थे। मीरम के पास इस लॉकर की चाबी नहीं थी। मीरम ने पता नहीं कैसे ये पिस्टल हासिल की थी। आसमान शाह ने मीरम के हाथ में दबा मोबाइल निकाला। इसने खुद को शूट करने से पहले पुलिस को कॉल की थी। आसमान शाह आंसू भी ना बहा सके थे। परिवेश अपनी गर्दन जकड़े हुए थे। इसकी सांसें बंद हो रही थी खून देखकर। 6 साल परिवेश को दमे का मर्ज हो गया था। आसमान परिवेश की तरफ बढ़ते से बाजू से जकड़ गए। तुम अपनी सांसें नहीं खो सकती। तुम्हें इस दरिंदे से बदला लेना है। आसमान शाह परिवेश की आंखों में देखते चीखे। परिवेश मजीद खौफजदा हुई थी। क्या नाम है तुम्हारा? आसमान शाह कुर्राए। परिवेश टूटी बिखरी सांसों से रोने लगी। तुम जनीशा शाह हो। जनीशा शाह आसमान शाह की बेटी। आसमान शाह चीखे थे। जनीशा शाह। परिवेश कपकपाते होठों से नाम अदा करते बेहोश हो गए थे। आसमान शाह जमीन पर बैठे परिवेश को अपनी गोद में लेते खुद के साथ लिपटा गए थे। इनके बंगले के बाहर पुलिस मोबाइल का सायरन सुनाई देने लगा। वो नमसा मुस्कुराए थे। बिजनेस टाइकून आसमान शाह को पुलिस इसकी ही बेटी के कत्ल में गिरफ्तार करने आ रही थी। आसमान शाह ने कपकपाते हाथों से अपना मोबाइल कोट की पॉकेट से निकालते एक नंबर डायल करते कान से लगाया। शिजान का मानत तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। इसकी जान से ज्यादा हिफाजत करना। जब तक वापस ना आ जाऊं तुम इसकी हिफाजत करोगे। ना सिर्फ हिफाजत करोगे, इसकी ऐसी तरबियत करोगे कि वो मजबूत हो जाए, कोई इसे हरा ना सके। मगर हाँ, इसका बदला नहीं भूलने दोगे। बाकी इंस्ट्रक्शंस तुम्हें जेल से दूंगा। आसमान शाह फोन बंद करते खड़े हुए थे। पुलिस सीढ़ियां चढ़ते कमरे में दाखिल होते आसमान शाह की तरफ बढ़ते से हथकड़ियां लगा चुकी थी। बाकी फोर्स मीरम शाह की तरफ बढ़ी थी। आसमान शाह ने रोते हुए मीरम शाह को एक निगाह देखते जनीशा शाह को देखा। जनीशा शाह का भी मीरम नहीं बनेगी। इसे जनीशा शाह की ऐसी तरबियत करनी थी। आसमान शाह अपने बाजू से अपनी भीगी आंखें रगड़ते पुलिस के हमराह सीढ़ियों से नीचे उतर गए थे। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। और इश्क रोमांचा जिसने रीड नहीं किया वो जाके रीड करें और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।